नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 16 ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पोर्शन। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। यहाँ पे देखते हैं एक वर्ड दिया हुआ है आर्बिट्रेरी। इसका मतलब होता है जैसे नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान। मतलब कह सकते हैं मनमाना या रैंडम। रैंडम बोल सकते हैं या मनमाना। इसका मतलब ये निकालेंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एक्सक्लूजनरी। इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, जिसको बोलते हैं छोड़कर, के अलावा। यहां से समझते हैं लाइंस को। इवन इफ EWS कोटा इज अफिल्ड। अफिल्ड ये अफोल्ड का V3 फॉर्म है। अपहेल्ड का मतलब होता है जैसे बनाए रखने के सेंस में सस्टेन बोलेंगे। सस्टेन, कोई चीज बरकरार है बनाए रखने के सेंस में। जो चीज मैं बताते चल रहा हूं हिंदी मीनिंग में बोल देता हूं, उसको लिख जरूर लीजिएगा। आगे यहां समझते हैं। एलिजिबिलिटी विल हैव टू बी प्रॉपरली डिफाइंड। जो योग्यता है विल हैव टू बी करना होगा, टू बी प्रॉपरली डिफाइंड। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे डिफाइन का मतलब ये हुआ, जैसे एक वर्ड मिला डिफाइन। इस वर्ड का मतलब होता है, आप कहेंगे एक्सप्लेन, या फिर एक और इसका मतलब निकालेंगे इंटरप्रेट। इंटरप्रेट, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना, या फिर कह सकते हैं एक्सप्लेन करना। इसको मैं सही से लिख देता हूं। इंटरप्रेट मतलब होगा एक्सप्लेन करना या डिफाइन करना। आगे समझते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। यहाँ पे बात कही जा रही है अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय। लीड का सेकंड फॉर्म लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी लेड होता है। इसका मतलब लीड करना यानी नेतृत्व करना। नेतृत्व बोल सकते हैं बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूजो ललित इज नाउ एग्जामिनिंग द वैलिडिटी। एग्जामिनिंग मतलब वो जांच कर रहे हैं। वैलिडिटी यानी कब तक ये चलेगा, ये सेंस है। ये कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में TY लगा हो, ये चीज याद रखिएगा। TY लगा हो, MENT लगा हो, यानी सफिक्स में OR लगा हो, TION लगा हो। ये सब बार बार मैं रिपीट करते रहता हूँ, इनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ER लगा हो, OR लगा हो, IS लगा हो, ये सभी नाउन के फॉर्म होते हैं। ये सब याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, द वैलिडिटी, यानी ये TY एंडिंग है, जिसकी जो वैलिडिटी होगी, यानी ऑफ द 103rd। यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे बात कही जा रही है द वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये जो पूरी तरह से बात कही जा रही है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब संशोधन को बोलते हैं। विच प्रोवाइड्स फॉर, जो देता है, फॉर 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई किया एडजेक्टिव, उसको मॉडिफाई किया एडवर्ब, उसके पहले आर्टिकल द लगा, यानी 10% कोटा की बात हो रही है।
यानी यहाँ पे जो ये जो अमेंडमेंट से जो प्रोवाइड कराता है 10% रिजर्वेशन देता है किसको? ईडब्ल्यूएस, यानी द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ताहती है, यानी ये यहाँ पे इसका मतलब निकला कि देता है, प्रोवाइड कराता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया क्योंकि ये हमेशा ये बात ये बताता है, इसके लिए यहाँ पे यूज किया गया। आगे समझते हैं यहाँ से लाइंस। एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर, अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, उसको छोड़कर, जैसे शेड्यूल्ड यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC एंड ST, हु ऑलरेडी। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे। उसमें जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको जरूर समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये पहचानिए नाउन, टेंस, वर्ब, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। मीनिंग तो आप आराम से समझ लेंगे, लेकिन मीनिंग के अलावा इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तभी आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बढ़िया हो सकती है अगर आप डेली बेसिस पे इस प्रकार से पढ़ेंगे तो। यहां से समझते हैं। एक्सक्लूडिंग अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हु ऑलरेडी हैव रिजर्वेशन, उनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है। इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे बड़े लेवल की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब, इन गवर्नमेंट जॉब में या हायर लेवल की स्टडी करनी हो, उन इंस्टीट्यूशंस में उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन है। द बेंच हैज फाइनलाइज, ये हैज के साथ V3 आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया। द बेंच हैज फाइनलाइज्ड, बेंच का मतलब जो कमेटी की बात हो रही है उसकी बात हो रही है। द बेंच हैज फाइनलाइज्ड 3 इश्यूज फॉर हियरिंग, बेंच ने फाइनलाइज किया 3 इश्यूज जो सुनवाई करने के लिए। हियरिंग का मतलब सुनवाई है। वेदर द अमेंडमेंट हैज ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज को वायलेट कर देना, उल्लंघन करना। आप कह सकते हैं ब्रेस्ट का मतलब हुआ उल्लंघन करना, वायलेट करना। जो भी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उसको समझिए, उन वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा वायलेट, ब्रेस्ट का मतलब हुआ वायलेट, इसको हिंदी में कहेंगे उल्लंघन करना। यहाँ पास्ट में है तो वायलेटेड हो जाएगा। वेदर द अमेंडमेंट हैज ब्रिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर बाय परमिटिंग, बाई के साथ आईएनजी आ गया, यानी प्रपोजिशन के साथ जैसी वर्ब लगाते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, यहाँ पे बात कही जा रही है वेदर कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है, जो हुआ था, द हैज ब्रेस्ट यानी वायलेटेड किया, उल्लंघन किया है, द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को कोई कहीं तो ये उल्लंघन नहीं कर दिया। बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, मतलब इस बात को परमिट करते हुए, अनुमति देते हुए। परमिट का मतलब हुआ जैसे कि अलाउ करने के सेंस में आ जाएगा। परमिट का मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं अलाउ करने के सेंस में आ जाता है, परमिशन देने के सेंस में आ जाता है, इजाजत आप कह सकते हैं। whether it does so in relation to admissions to provide unadded institutions। lastly मतलब कि if the exclusion of OBC ST SC communities from the scope of quota tramples, tramples का मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्रश या रॉन देना होता है, ऑन द बेसिस ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। यहां से समझते हैं कि वेदर यानी वेदर द अमेंडमेंट हैज ब्रेस्ट, कि अमेंडमेंट ने इस रूल को उल्लंघन कर दिया है, उस संशोधन को उल्लंघन कर तो नहीं दिया। द यहाँ पे बात कही जा रही है द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर्स बाय परमिटिंग, परमिटिंग मतलब अलाउ करते हुए, द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस देने की बात हो रही है। वेदर इट डज और डज सो इन रिलेशन टू एडमिशंस टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, जो जिसमें मतलब उनको सहायता ना मिले
लास्टली इफ द एक्सक्लूशन एक्सक्लूजन ऑफ ओबीसी, मतलब इसका जो निकाशी की बात हो रही है, छोड़कर ST SC कम्युनिटीज फ्रॉम द स्कोप ऑफ कोटा ट्रैम्पल्स, ये जो स्कोप दिया जा रहा है, कहीं उनको तो ट्रैम्पल्स नहीं किया जा रहा है, कहीं उनको तो क्रश नहीं किया जा रहा है। ट्रैम्पल मतलब रौंद देना होता है, क्रश करना बोल सकते हैं, खत्म खत्म करना। मतलब यहाँ पे बात ये ऑथर कहना चाहते हैं कि वैसे वीकर सेक्शन है उनको एक कोटा मिल रहा है, इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, वैसे भी लोग हैं चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, ये कास्ट की बात है ही नहीं। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो ST SC में भी अच्छे पैसे वाले हैं, उनको अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अपर कास्ट में गरीब लोग हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो भी बेकार है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर को देना चाहिए, जो वैसे लोग जो काफी पुअर है उनको ये सब चीजें देनी चाहिए। ये कास्ट के बेसिस पे है, जिसमें जिनको मिलना चाहिए एक्चुअल में उनको नहीं मिल पाता है। इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑथर कहना चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन आप दीजिए, उन लोगों को दीजिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजर्वेशन के चक्कर में उन लोगों को भी रौंद दिए गए जो इसके वाकई में हकदार है, यहाँ पे बात कही जा रही है। ट्रैम्पल्स का मतलब हुआ क्रश हो जाना, ट्रैम्पल्स का मतलब होता है जैसे चीजों को आप कह सकते हैं रौंदने के सेंस में आ जाएगा, ट्रैम्पल्स। इसका मतलब हुआ जैसे क्रश, रौंदना बोल सकते हैं, रौंदे, ये सेंस में आ जाएगा। इसको आराम से समझिए, जैसा कि मैंने कहा, एडिटोरियल पोर्शन में हर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपकी इंग्लिश और मीनिंग काफी अच्छे होने लगेंगे। इंग्लिश तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे होने लगेंगे। इसका मतलब हुआ रौंदने के सेंस में आएगा, रौंदे बोलेंगे। आगे समझते हैं ऑन द बेसिक, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक चीजें उनको दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं। दीज दीज यहां पे क्या हो गया, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, दीज आर वैलिड क्वेश्चंस, ये सभी काफी अच्छे वैलिड क्वेश्चंस हैं। एंड यहाँ पे वैलिड का मतलब ये हुआ कि वैध मान्य क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। एंड इट कुड के साथ भी आ गया, आर्ग्यूड, इस पे बहस की जानी चाहिए, की जा सकती है। दैट द लेजिस्लेशन ऑफ रिजर्वेशन इन 1920, यानी आप कह सकते हैं 2019, 19 यहाँ पे बात कही जा रही है। 2019 का मतलब हुआ 2019, वॉज डन हैस्टली। हैस्टली मतलब यहाँ पे ऑथर ही कहना चाहते हैं कि दीज आर वैलिड क्वेश्चन, सभी काफी अच्छे क्वेश्चन है। इट कुड बी आर्ग्यूड, इस पे बहस की जा सकती है। दैट लेजिस्लेशन ऑफ रिजर्वेशन, लेजिस्लेशन का मतलब हुआ जैसे विधान या विधि, कानून, इसका मतलब होगा कानून। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन इस वर्ड का मतलब होता है कानून। ऑफ रिजर्वेशन इन 2019 वॉज डन, इसको किया गया, वॉज डन मतलब किया गया, पैसिव में जा रहा है। हैस्टली मतलब तेजी से, फास्टली, विदाउट ड्यू डिलीजेंस ऑफ द क्राइटेरिया एडॉप्टेड। क्राइटेरिया यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, विधि या तरीके को बोलेंगे, जो क्राइटेरिया अपनाया गया, एडॉप्ट मतलब अपनाना होता है, एडॉप्टेड है अपनाया गया, वो डिलीजेंस, यानी यहाँ पे बात कही जा रही है। डिलीजेंस का मतलब परिश्रम के सेंस में, मतलब उसमें उतना परिश्रम नहीं किया गया था, आप कह सकते हैं उस समय जल्दबाजी में, ऑथर ये कहना चाहते हैं वो किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बात की जा रही है, द सेटिंग ऑफ एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 8 लाख as a ceiling to determine if someone belongs to the EWS is already problematic। इसमें बात ऑथर ये कहना चाहते हैं, जो सेटिंग ऑफ एनुअल फैमिली इनकम, जो एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख जिनका भी है, एज अ सीलिंग टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब इस बात को
कहने की बात हो रही है, डिटरमाइन कैसे मतलब होगा, जैसे निर्धारित करना। तो ये the setting of an annual family income of 8 lakh as a ceiling to determine if someone belongs to the EWS is already problematic। जो व्यक्ति इस कैटेगरी में आते हैं वो कभी काफी प्रॉब्लमेटिक, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक मतलब हुआ समस्या की बात हो रही है। इसका मतलब हुआ जैसे समस्यात्मक बात है, संदिग्ध बात है कि अगर वैसे लोग जिनका एनुअल इनकम, वैसे फैमिली जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख है, वो कैसे इस कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी अबाउट 60 to 70 थाउजेंड पर मंथ सैलरी वाले लोग कैसे इस ईडब्ल्यूएस कोटा में आएंगे। रिजर्वेशन तो उनको मिलना चाहिए जो वाकई में वीकर सेक्शन है। तो यहाँ पे ऑथर ये बात कहना चाह रहे थे कि वो सारी चीजें स्टार्टिंग में 2019 में जल्दबाजी में किया गया था, कि ऐसा तो नहीं कि उनको मिलना चाहिए जिनको नहीं मिल पा रहा है। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है, आगे समझते हैं। इफ if available consumer expenditure surveys such as the NSSO report, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग key indicators of household consumer expenditure 2011-12, 2011-12 की बात हो रही है, और रिलाइड ऑन, जिस पर निर्भर करता है। इन सब चीजों का भी याद रखेंगे। रिलाई ऑन लेता है प्रेपोजिशन, डिपेंड ऑन प्रेपोजिशन लेता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मान लो फोकस ऑन, ये सब फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन आप हमेशा याद करेंगे। A large chunk of population will be eligible for reservation in the below 8 लाख। यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये जो डेटा है, द की इंडिकेटर्स, इस बात को बताता है ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर्स कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2011-12 और रिलाइज ऑन, इस बात पे निर्भर है। अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे एक वर्ड मिला चंक। तो यहाँ पे चंक का मतलब होता है, जैसे टुकड़ा बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट बोल सकते हैं। चंक का मतलब होता है, जैसे एक पार्ट को बोलेंगे, एक अंश हो सकता है, एक फ्रैक्शन हो सकता है। चंक का मतलब होता है एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन या टुकड़ा बोल सकते हैं। एक संख्या में मतलब एक, यहां से समझते हैं लाइंस को। अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन विल बी एलिजिबल, इस प्रकार से देखा जाए तो एक बहुत संख्या में, एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विल बी एलिजिबल, योग्य है इस बात के लिए, फॉर रिजर्वेशन इन द बिलो 8 लाख। इससे कम जिसका भी इनकम है, तो इसमें ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे इस कैटेगरी में। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं इस पेज में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। टेंसेस पहचानने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां से समझते, इसको भी समझ लीजिएगा। जिस वर्ड के लास्ट में बीएलई लगा हो, यानी कह सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड मिला, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव के सेंस में आ रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में बल लग जाए, यानी एबल लग जाए, आई वी ई लग जाए, एफ यू एल लग जाए, इस प्रकार से जो भी वर्ड्स होंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। आगे की लाइंस को देखते हैं। EWS category and not just the truly not just the truly deserving sections of the poor। मतलब ऐसे देखा जाए तो EWS कैटेगरी एंड नॉट जस्ट ट्रूली डिजर्विंग सेक्शन ऑफ द पुअर, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आ सकते हैं जो इससे नीचे आएंगे। लेकिन बात की जाए नॉट जस्ट ट्रूली डिजर्विंग, वो वैसे लोग जो पूरी तरह से डिजर्व करते हैं, उस उन सेक्शंस की बात करें, तो उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या नहीं मिल पाएंगी। इसके लिए अमेंडमेंट करना चाहिए, यानी सुधार संशोधन की बात हो रही है। आगे लाइन समझते हैं यहाँ से। अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी सबमिटेड दैट दिस सेलिंग वाज रीजनेबल, सेलिंग रीजनेबल था, बट इट कुड नॉट एडिक्वेंटली एक्सप्लेन, ये पूरी तरह से
एक्सप्लेन नहीं किया गया था। एडिक्वेंटली का मतलब हुआ पर्याप्त के सेंस में आएगा। हाउ द इनकम क्राइटेरियन वॉज, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का मतलब यहाँ पे हुआ, जैसे आप कह सकते हैं प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी जज्ड, यानी मापदंड बोल सकते हैं इसका मतलब, मापदंड। वॉज मोर स्ट्रिंजेंट, एक वर्ड मिला स्ट्रिंजेंट। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे रिजिड या स्ट्रिक्ट को बोलते हैं। आप कह सकते हैं स्ट्रिंजेंट का मतलब हुआ रिजिड या रिजिड, या फिर आप कहेंगे स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। इस वर्ड को समझ लेते हैं यहां से। स्ट्रिक्ट काफी सख्त के सेंस में आएगा। हाउ द इनकम क्राइटेरियन वॉज, हाउ द इनकम क्राइटेरियन वॉज मोर स्ट्रिंजेंट, ये नाउन है, ये सिंगुलर नाउन होता है, इसका जब भी बनाएंगे प्लूरल तो होगा क्राइटेरिया। वॉज मोर स्ट्रिंजेंट, कैसे ये जो क्राइटेरिया था काफी रिजिड था। दैट, यहाँ पे बात कही जा रही है देन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, देन द वन फॉर द ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी में भी जो ऊपरी लेयर है उनके लिए। ऑल्सो द 8 लाख फिगर डिड नॉट correspond to any data on the estimated number, एस्टिमेटेड नंबर की बात की जा रही है, जो एस्टिमेटेड नंबर है उसमें यहाँ पे बात कही जा रही है क्रॉसपॉन्ड। इसका मतलब हुआ जैसे अनुरूप, उसके मेल नहीं खाना। क्रॉसपॉन्ड का मतलब होता है मेल, मेल खाना, यानी मैच के सेंस में आएगा। इसका मतलब हुआ मैच। तो इस प्रकार से बात कही जा रही है कि इतने डेटा मैच नहीं किए टू एनी डेटा ऑन द एस्टिमेटेड नंबर, जो भी एस्टिमेटेड नंबर दिया गया ऑफ ईडब्ल्यूएस पर्संस, पर्संस इन द पॉपुलेशन विद इनकम्स रिलेटेड टू इट। ये जो इनकम से उससे अगर संबंध की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें मैच नहीं की गई। फिगर जो है 8 लाख का वो मैच नहीं किया, वो डेटा मैच नहीं किया जो भी डेटा एस्टिमेट किया गया था। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी छोटी छोटी बातें यहाँ बताई जा रही हैं उनको आप ऑब्जर्व करें। इनमें टेंस पहचानने की कोशिश कोशिश जरूर करें। जैसे कि यहाँ पे डिड नॉट के साथ आ गया वी1, तो डू डज और डिड के साथ आप हमेशा वी1 लगाते हैं। डिड नॉट आया तो उसके साथ वो आपकी फॉर्म वी1 लगाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ बात कही जा रही है पेटिशनर्स, पेटिशनर्स हैव आल्सो आर्ग्यूड। यहाँ पे समझते हैं। जो याचिकाकर्ताओं की बात करें, जैसे एप्लीकेंट को बोलते हैं, पेटिशनर्स, पेटिशनर्स हैव आल्सो आर्ग्यूड, बहस किए हैं। ये हैव के साथ आ गया वी3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट द नेट इफेक्ट ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एनएससी एसटी एस्पिरेंट्स फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस हैज बीन, रहे हैं, दैट दे आर नॉट डिनाइड, उनको इनकार नहीं किए जा सकते, नहीं किए जाते हैं। आर डिनाइड ये वी3 फॉर्म है। डिनाई मतलब इनकार करने के सेंस में आएगा। डिनाई का वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे डिनाई का वैसे कहेंगे नेगेटिव, डिस्क्लेम करना बोल सकते हैं, रिजेक्ट भी बोल सकते हैं। डिनाई का मतलब रिजेक्ट भी होता है, रिजेक्ट भी आप कहेंगे। एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट, अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट देन जनरल कैटेगरी टू द यहाँ बात की जा रही है एक्सटेंट ऑफ 10%, एक अवसर है टू compete करने की बात हो रही है। compete मतलब प्रतिस्पर्धा करने की बात है। इन इफेक्ट लिमिटिंग द कोटा टू द फॉरवर्ड क्लासेस, फॉरवर्ड क्लासेस जो लिमिट है। दिस इज अ वैलिड आर्गुमेंट, ये काफी अच्छा आर्गुमेंट है। वैलिड मतलब काफी बढ़िया सटीक। इवन इफ यहाँ तक कि द कोर्ट अग्रीज, कोर्ट सहमति सहमति जताते हैं टू मेंटेन द रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड, कैन बी के साथ वी3 आ गया, मॉडल्स के साथ वी3 लगाते हैं
यानी बी लग जाए तो V3 लगा दिया तो ये पैसिव में चला जाएगा। कैन बी प्रोवाइडेड, किए जा सकते हैं ऑन इकोनॉमिक बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस पे। समथिंग दैट हैज बीन एक्सप्लिसिटली डिनाइड सो फार। हैज बीन के साथ ये सो फार आ गया, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। और समथिंग दैट हैज बीन, कुछ चीजें, हैज बीन यहाँ क्यों आया, समथिंग की बात हो रही है। समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होंगे। तो हैव और हैज में हैज होता है सिंगुलर। एक्सप्लिसिट, यहाँ बात की जा रही है एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से। डिनाइड so far with only social and educational backwardness being mentioned, being के साथ V3 लगाते हैं, जो किया गया mentioned in the constitution and reiterated। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बात में मेंशन किया गया। इसमें वर्ड्स का कलेक्शन करते चलेंगे आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। एंड reiterated इन सेवरल जजमेंट्स, बहुत सारे फैसलों में इस बात पे दोबारा जोर दिया गया। रिटरेटेड मतलब होता है किसी बात को कहना, से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ, एक्सक्लूडिंग पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज फ्रॉम दिस बेनिफिट डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, देयर बिलोंगिंग टू द EWS रेंडर्स द लेजिस्लेशन डिस्क्रिमिनेटरी। ये जो नियम है ये क्या है, भेदभाव वाले नियम है। मतलब यहाँ बात की जा रही है कि इस पे फिर से बहुत सारे फैसलों पे, यानी यहाँ पे बहुत सारे फैसलों पे जोर दिया गया। एक्सक्लूडिंग पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, कुछ सर्टेन जो समुदाय के लोग हैं, फ्रॉम दिस बेनिफिट, इस बेनिफिट से डिस्पाइट के बावजूद, दे आर बिलोंगिंग टू द EWS रेंडर्स द लेजिस्लेशन डिस्क्रिमिनेटरी, जबकि वो इससे बिलोंग करते थे उसके बावजूद भी वहां पे भेदभाव किया, कानूनी भेदभाव किया गया। In recent recruitment and entrance examinations such as UPSC and JEE, marks cutoff for admission were lower for the EWS। इनका lower था कोटा than that of OBC। जब किसी चीज की तुलना किसी और चीजों से करते हैं तो वहाँ पे that of का यूज करते हैं। ये रूल एडजेक्टिव में है, डिग्री जब आप पढ़ेंगे उसमें रूल मिल जाएंगे आपको। इन यहाँ बात कही जा रही है कि जो भी मार्क्स है जेई में फॉर एडमिशन वर लोअर, इनकी तुलना में काफी लोअर थे, जैसे कि ओबीसी की तुलना में इनके ही लोअर थे। इन एसेंस, इफ एन इनकम क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैज टू बी द बेसिस, इसका जो होना चाहिए, ये जो मापदंड है फॉर आइडेंटिफाइंग, फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के साथ वो प्लस आईएनजी लगाते हैं इस बात को आइडेंटिफाई करते हुए। इट मस्ट अराइव एट, ये जरूर अराइव होना चाहिए, एट क्लियरली डिटरमिन्ड फिगर फॉर द लिमिट अनलाइक, ये मतलब वहां पे निर्धारित की जानी चाहिए फिगर फॉर लिमिट अनलाइक, जो व्यक्ति यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति इस कैटेगरी में आते हैं उसकी बात हो रही है। तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। इट मस्ट अराइव एट क्लियरली डिटरमिन्ड फिगर फॉर द लिमिट अनलाइक 8 लाख फिगर, ये जो 1 लाख फिगर है ये अनलाइक है, पसंद के सेंस में नहीं है। एंड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ, जैसे आप कह सकते हैं निरपेक्ष होना चाहिए, शुड बी एलिजिबल टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी, वैसे लोग जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको ये सारी चीजों का फायदा मिले या उन्हें लाभ उठाना चाहिए। अवेल ऑफ लेता है, इसका मतलब लाभ उठाना, लाभ उठाना। ऐसे बहुत सारे कंडीशन से एक्यूज ऑफ लेता है प्रेपोजिशन, एक्यूज ऑफ लेता है, अवेल ऑफ लेता है, बिवेयर ऑफ लेता है, बहुत सारे प्रेपोजिशन अब याद करेंगे। यहाँ पे बात कही जा रही है कि वैसे लोग जिनकी इनकम 8 लाख
या उसके आसपास है, वो लोग कैसे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको कैसे ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। वैसे लोग, ये कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वैसे लोग जो वाकई में इसके लिए उनको ज़रूरत है, उनको ये फैसिलिटी दी जानी चाहिए। रिजर्वेशन उनके लिए होता है जो वाकई में बहुत ही बैक हैं, ये कास्ट बेसिस पे नहीं है। ये ऑथर कहना चाहते हैं, इस पेपर के डिस्कशन से ये बात पता चली कि ऑथर ये कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन आप दीजिए, बट हर चीज़ का क्राइटेरिया बनाइए। वो स्टार्टिंग में जल्दबाजी में सारी चीज़ें कर दी गई थी, जिससे बहुत ही हंगामे हो रहे हैं, यानी इसी पर डिस्कशन चल रहा था, उसके लिए कमेटी बनाई गई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो को आप आराम से देखेंगे, जो वर्ड्स नहीं आते हैं उसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें पहचानिए नाउन कहाँ है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव कहाँ है, टेंस, खासकर उन सब चीज़ों को पहचानिए। कहीं कहीं मैंने जिक्र भी किया है, उसको बताने की मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन आप भी खुद से इनको पहचाने। मेन समस्या आ रही है वर्ड्स की, तो वर्ड्स को क्या करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ इस प्रकार से आप डेली बेसिस पे वर्ड्स को पढ़ के सर्च भी करें खुद से, और उन लाइन्स को जरूर पढ़ें। डेली बेसिस पे उन लाइन्स को जरूर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। अगर वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इस प्रकार की चीजें मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone. Just keep watching this channel for further updates. Thank you so much.